Hello students, welcome to your today's class. Today we are going to start the next topic of the chapter 6, history, right? Before this topic we have already discussed the administrative centers, temple towns and pilgrimage centers and network of the small towns. अब हमने ट्रेडर्स के बारे में पहले हमने पढ़ा, लेकिन अब हम इस टॉपिक में के साथ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बिग और स्मॉल ट्रेडर्स थे वो कौन थे और कौन कौन से ग्रुप्स थे उनके साथ. ठीक है. ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स. दिस इंक्लूडेड द बंजारास. जो बहुत टाइप के ट्रेडर्स थे, कई तरह के थे, उनमें इंक्लूड होते हैं बंजारास. सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स. इनमें से क्या थे, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो थे वो हॉर्स ट्रेडर्स थे, यानी घोड़ों को बेचने और खरीदने वाले. फॉर्म्ड एसोसिएशंस. वो एसोसिएशंस बनाते थे, अपने संगठन बनाते थे विद हेडमैन हु नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ विद वैरियर्स हु फॉट हॉर्सेस. अब इनका एक ये जब एसोसिएशन बनाते थे, इनका एक हेडमैन होता था और वो हेडमैन जो होता था वो अपनी उनकी ओर से, यानी हॉर्स ट्रेडर्स की ओर से बाकी जो वैरियर्स लोग होते थे, जो घोड़े खरीदना चाहते थे, उनके साथ बातचीत करता था और उनके साथ कहते हैं ना व्यापार करना कि कितने में खरीदोगे, कितने में पुराना घोड़ा बेचोगे, या इस टाइप के जब जो बिजनेस की बातें होती हैं वो करता था. ठीक है. Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans. क्या ये वाला पैराग्राफ है, सॉरी. caravans and formed guilds to protect their interests. There are several such guilds in South India and from the 8th century onwards. The most famous being the Manigramam and Nanadesi. These guilds traded extensively both within the peninsula and within Southeast Asia and China. अब इसमें देखो क्या होता था. I am going to again this paragraph, second paragraph of this topic. कुछ ट्रेडर्स जो होते थे, ये जो ट्रेडर्स होते थे ये जब व्यापार करते थे, नेचुरली है, जब उन्होंने घोड़े खरीदे या बेचे तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता था. उस टाइम ना मोरें, दिनारें, कॉइन्स इस टाइप के चला करते थे, नोट नहीं चला करते थे जैसे सिक्के होते हैं उस टाइप से. तो उनको कई सारे किंगडम्स से होके निकलना पड़ता था, जंगलों से होके निकलना पड़ता था. तो वो क्या करते थे, वो क्रावंस में चलते थे. क्रावंस यानी इनके ग्रुप्स में काफिले बना के चला करते थे, इकट्ठे होके चला करते थे, अकेला अकेला नहीं जाता था. अब उनकी गिल्ड्स बनती थी. गिल्ड्स यानी कि उनके संघ मतलब बन जाने, ग्रुप बन जाना जिसको कहते थे. और ये ज़्यादातर क्या वो अपने इंटरेस्ट्स को, यानी जो पैसा होता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये करावंस में चलते थे. देयर वर सेवरल स्मॉल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया. इनमें से कई गिल्ड्स ऐसी हैं जो साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी में बनी थी. उनके नेम हैं ये आप लोगों को मनीग्रामम एंड नानादेसी. इनमें से दो जो संगठन बने थे, जो गिल्ड्स बनी थी, उनमें मनीग्रामम एंड नानादेसी. ये मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके बताती हूँ. देखिए, मनीग्रामम एंड नानादेसी. ठीक है. ये दो ऐसी फेमस जो गिल्ड्स थी उस समय थी 8th सेंचुरी में. ठीक है. दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद इन द साउथ एशिया एंड चाइना. ये जो गिल्ड्स थी ये ट्रेड करती थी दोनों के साथ, पेनिनसुला एरिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, और चाइना के साथ ट्रेडिंग करती थी. ठीक है. देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द क्षेत्रज. ये जो क्षेत्रज थे ये एंड द मारवाड़ी ओसवाल एंड who went on to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindus, Banjaras and Muslims, Boharas, trade extensively with the ports of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. They sold textiles and spices in these ports and in exchange bought gold and ivory from Africa and spices
tin Chinese, blue pottery and silver from Southeast Asia and China. I will read again. आप लोग ये देखिए कि आप लोगों ने ये जो मुस्लिम बुहाराज और ये एरियाज़ के नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि ये जो बेचते थे वो क्या बेचते थे और उसके बदले में वो क्या लेते थे उनसे. जब ये ट्रेडिंग करते थे तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि वो किस बिहाफ पर ट्रेडिंग करते थे. यानी वो बेचते थे टेक्सटाइल और स्पाइसेस और पोर्ट्स में, लेकिन एक्सचेंज क्या करते थे, उसके बदले में वो क्या लेते थे, गोल्ड और आइवरी लेते थे अफ्रीका से, एंड स्पाइसेस, टिन और चाइनीज़ ब्लू पोट्री नीले रंग की पोट्री जो होती थी वो चाइनीज़ बहुत फेमस होती थी, बड़ी अच्छी होती थी. ये साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से ये चीज़ें खरीदते थे, यानी एक्सचेंज करते थे. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान देनी है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, द टाउन्स ऑफ ऑन द वेस्ट कोस्ट फ्रॉम वर होम टू अरब, पर्शियन, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. Indian spices and cloth sold in the Red Sea port were purchased in Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profits. Spices grown on tropical climates, pepper, cinnamon, nutmeg and dried ginger, became an important part of European cooking, and the cotton cloth was very attractive. This eventually drew European traders to India. We will shortly read about in the next topic the टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में. अब यहाँ पे फिर से देखिए आप, ये जो पैराग्राफ आप लोगों को शो किया जा रहा है ये क्या था कि वेस्ट कोस्ट जो था वो इनका एक घर बन चुका था. अरबी और फारसी और चीनी जो लोग थे वो वहाँ आके बस गए थे, वहाँ आके रहने लग गए थे. जो रेड सी था वो वहाँ के जो कोस्टल एरिया में जो सेल किए जाने वाले क्या थे, इंडियन स्पाइसेस थे और क्लॉथ्स थे, टेक्सटाइल था. जो इटालियन ट्रेडर्स थे ना वो उनके द्वारा खरीदा जाता था ये वाला सामान. ठीक है, और वहाँ से वो लोग क्या करते थे, वहाँ से खरीदते थे और फिर यूरोप की मार्केट्स में जाके इसको पहुँचाते थे, वहाँ पे जाके सेल करते थे. तो इस ट्रेड से यहाँ से खरीदना और वहाँ जाके बेचना इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था. ठीक है, और ये ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता था इसके लिए ज़्यादा बेटर होता था. ठीक है, और वहाँ पर ग्रो होने वाले जो स्पाइसेस थे, काली मिर्च है, पेपर है, दालचीनी है या जायफल है, ये सारी जो चीज़ें थी ये यूरोपियन खाने का एक बहुत ही फेमस और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी थी कुकिंग का उनके. यानी उन्होंने अपने खाने में ये मसाले यूज़ करने ही करने हैं, स्पाइसेस यूज़ करने हैं. कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव. कॉटन क्लॉथ अट्रैक्टिव था और जो ये यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो यहाँ से खरीदते थे, और यूरोपियन ट्रेडर्स को इन कॉटन टेक्सटाइल ने और स्पाइसेस ने यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया की तरफ खींच लिया था, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे. इसके बारे में आप लोगों को 8th में भी चैप्टर इससे रिलेटेड आएगा, तो वो चीज़ भी आप लोगों को समझ में आएगी कि यूरोपियन ट्रेडर्स ने आके यहाँ पे कैसे व्यापार किया और किस तरीके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ पे आए और आके यहाँ पे हमारे देश के ऊपर एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे और कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया था. ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. ये काबुल एक रीड कर लेना. ठीक है, आगे है क्राफ्ट्स इन टाउन्स. अब शहरों में, टाउन्स में क्राफ्ट कैसे चलता था, क्या था, उसका नाम क्या दिया गया था. द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदर से जो बिलोंग करते थे क्राफ्ट पर्सन्स वर सो फेम्ड, वो ज़्यादा फेमस हो गए फॉर देयर इनले वर्क. यानी कि ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक ये पॉट शो हो रहा है, इनमें बड़ी बारीकी से काम किया गया है, बड़ी बारीकी से शो किया गया है, इसे इनले वर्क कहा जाता है. ठीक है, और ये कॉपर और सिल्वर में ज़्यादातर किया जाता था, बड़े बारीक डिज़ाइन बनाए जाते थे. इट केम टू कॉल्ड बिदरी. अब बिदर के ये क्राफ्ट पर्सन थे और इनके द्वारा किया गया जो क्राफ्ट का काम था उसको बिदरी वर्क बोल दिया गया. ठीक है, पांचालाज एंड विश्वकर्मास कम्युनिटी, पांचाल भी बोले जाता था और विश्वकर्मा कम्युनिटी में ये आते थे. ठीक है, और कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ है, ब्रॉन्ज स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, मेजन्स हैं एंड कारपेंटर्स है, वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग टेम्पल्स. इन सब के जो रोल थे वो टेम्पल्स बनाने में भी इनके रोल होते थे, ये उनमें भी हेल्प करते थे टेम्पल्स बनाने में. दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस. जो महल बनते थे वहाँ पे ये
क्योंकि आप लोग कभी भी देखो जो हम पुराने महल देखते हैं, या आप जस्ट ताजमहल को देख लीजिए, छोटे ताजमहल है या पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उस पर देखोगे कि आप स्टोन्स में ऐसे छोटे छोटे कलर्ड डिज़ाइन जो बनाए गए हैं, बड़ा क्राफ्ट किया गया है। वो पैलेसेस में, राजाओं के जो पैलेसेस होते थे, महल होते थे, वहाँ पे ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, टैंक्स बनाते थे, रिजर्वियर्स बनाते थे, जो तालाब के जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, जलाशय इन्हें बोला जाता है। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सेलियार एंड काइकोलार्स, सेलियार्स और काइकोलार्स बोला जाता है, ये जो वेवर्स होते हैं उनकी कम्युनिटी को, उनके नेम है ये सलायार और काइकोलार्स। एमर्ज एड प्रॉस्परस कम्युनिटीज़, ये एक बड़ी समृद्धशाली यानी रिच जो कम्युनिटीज़ बन गई थी ये वेवर्स की। इनका काम इतना अच्छा चल निकला था कि आप ये कह लो बहुत प्रॉफिट लेने लग गए थे, इनको बहुत बचत होने लग गई थी, जिसकी वजह से एक प्रॉस्परस कम्युनिटी, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, वो कम्युनिटीज़ बन गई थी ये। मेकिंग डोनेशंस टू द टेम्पल्स, और फिर ये डोनेशंस देने लग गए थे टेम्पल्स को। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन है, क्लीनिंग है, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलाइज्ड इन इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। ये एक अलग से एक बिजनेस बन गया था, इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन चुका था ये क्लॉथ मेकिंग, डाई करना, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना, कपड़ों को क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या था, अ क्लोजर लुक हम्पी एंड मसूलीपट्टनम एंड सूरत। अब हम हम्पी और सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में देखते हैं क्या था, इनका आर्किटेक्चर कैसा था। हम्पी का आर्किटेक्चर मेनली यहाँ पे बताया जाएगा, स्प्लेंडर था, एक शाही जिसको बोला जाता है, वो आर्किटेक्चर था यहाँ का। देखिए, हम्पी इज़ लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्र बेसिन। तुंगभद्र और कृष्णा एक नदी, रिवर्स हैं, उनके वहाँ पर ये बसा हुआ था। विच फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये वहाँ पे जो बसा हुआ था, ये विजयनगर साम्राज्य का एक मतलब जो मेन सेंटर होता है वो बन चुका था। ठीक है, जस्ट लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। विजयनगर इन 1336 में द मैग्निफिकेंट ड्यून्स एट हम्पी रिवेल वेल फोर्टिफाइड सिटीज, नो मोटर और नो सीमेंटिंग एजेंट was used in the construction of these walls and the technique followed by to wedge them together by the interlocking। अब इनको बनाने में एक बहुत ही मतलब एक तरीका अपनाया गया था, जिसको कहते हैं एक शानदार खंडरों के रूप में पता चलता है हम्पी के बारे में। जो इस शहर की जो फोर्टिफाइड किया गया था, इसको किलेबंदी की गई थी, वो बहुत हाई लेवल की मानी जाती है। इसके दीवारों पर कहीं पर भी कहते हैं ना, मिट्टी से या चूने से या किसी सीमेंट से इनको आपस में ईंटों को नहीं जोड़ा गया था। जो इनका ईंटों का डिज़ाइन ही ऐसा था कि जब उनको आपस में करते थे तो वो इंटरलॉक हो जाती थी। ये आप लोगों के सामने ये पिक्चर शो होती है, यानी आप ये देखो, किसी दीवार को खड़ा करना हो तो वहाँ पे विदाउट सीमेंट हम आज के मकान अगर बनाना चाहें, हम जो बिल्डिंग्स खड़ी करनी चाहें तो विदाउट सीमेंट या विदाउट जो भी मटेरियल उसके साथ जोड़ना होता है, नहीं, उसके बिना नहीं कर सकते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि ये जो हम्पी का जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें उन्होंने ना तो सीमेंट का यूज़ किया, ना ही कहीं चूने वगैरह का यूज़ किया कि किसको पक्का करने के लिए। वो वहाँ की जो ब्रिक्स होती थी, जो ईंटें होती थी, जो भी ये चीज़ें उन लोगों ने वहाँ पे यूज़ की, उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था कि वो आपस में इंटरलॉक हो जाती थी। ठीक है, तो जो हम्पी की जो आर्किटेक्चर है वो एक बहुत ही स्प्लेंडेड था, डिस्टिंक्टिव था। ठीक है, द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्च एंड डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स एंड निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। मूर्तियां रखने के लिए जो आले बनाए जाते थे, जो एक छोटे छोटे खाने जिसको बोलते हैं, एक दीवारों के अंदर बनाए जाते थे, और ये बहुत ही रॉयल कॉम्प्लेक्स था। स्प्लेंडेड आर्क्स थे जिनको मेहराब बोला जाता है। ठीक है, दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स बड़े अच्छे थे। स्कल्पचरल मोटिव्स उसमें रखे जाते थे, मूर्तियाँ रखी जाती थी, और मूर्तियों को इस तरीके से रखा जाता कि गार्डन वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। सच एज द लोटस एंड कॉर्बेल्स। लोटस एंड कॉर्बेल्स जो थे उसमें कमल के फूल जो होते हैं, और कॉर्बेल्स एक अलग तरह की आकृति वाले जो स्ट्रक्चर वाले जो
मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो रखी जाती थी। इन इट्स हेड इन द 15-16 सेंचुरी, ये 15 और 16 सेंचुरी का एक समृद्धि से भरा हुआ एक समय था, वो टाइम था। हम्पी जो था, हम्पी बस्टल्ड विद कमर्शियल एंड कल्चर एक्टिविटीज़। हम्पी जो है वो कमर्शियल और कल्चर एक्टिविटीज़ का एक गढ़ बन गया था, हब बन गया था, भरा रहता था। मूर्स जो है वो मुस्लिम मर्चेंट्स को बोला जाता था। छेतीज एंड एजेंट्स ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्टुगीज थ्रॉन्ग्ड द मार्केट्स। इन लोगों से, छेतीज और एजेंट्स, जो यूरोपियन ट्रेडर्स के जो एजेंट्स होते थे, उनसे ये मार्केट भरी रहती थी, जमघट लगा रहता था इनका, आपस में बिजनेस की बातें करते थे। बिजनेस एक चीज़, एक जगह से दूसरी चीज़ खरीदी, दूसरी जगह पे बेच दी, तो यहाँ पे एक भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका था ये, ठीक है। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज, टेम्पल डांसर्स जिन्हें बोला जाता था, देवदासीज को, परफॉर्म्ड बिफोर द डेटी रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्ष जो थे वो मूर्ति का नाम था, फॉर्म ऑफ शिवा, भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती थी या लिंग टाइप का रखा जाता था, उसके अंदर विराजित करवाया हुआ था उन्होंने। महानवमी फेस्टिवल, नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ, वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द हम्पी। टेम्पल्स जो थे वो कल्चर एक्टिविटीज़ के हब बन चुके थे, केंद्र बन चुके थे। देवदासियाँ जो थी वो, और ये यहाँ पे बहुत सारे बड़े पिलर्स और भगवान की मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें, और ये जो देवदासियाँ होती थी ये राजाओं के सामने या बाकी जो पब्लिक के सामने डांस किया करती थी, नृत्य किया करती थी। महानवमी एक मेन फेस्टिवल्स था इनका, जो आजकल साउथ में नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो राजा लोग होते थे ये क्या करते थे, जब ये देवदासियाँ डांस करती थी तो उनको इंजॉय करते थे, उनके सामने, राजाओं के सामने, वहाँ अपने इनके मंच होते थे राजाओं के, वहाँ मंच के ऊपर बैठ के ये देवदासियों का डांस देखते थे। और वहाँ पर ही प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाता है, ये देखिए राजाओं का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता था, जहाँ महानवमी, जहाँ से बैठ के राजा लोग महानवमी का पर्व जो है, उत्सव मनाया जाता था, वो देखते थे, ठीक है। और उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर राजा लोग, जो इनके जो गेस्ट आते थे, उनका स्वागत भी करते थे, और उन जो दूसरे गेस्ट आते थे उनसे ये ट्रिब्यूट या जो सबॉर्डिनेट इनके चीफ्स हैं, उनसे जो गिफ्ट लाए जाते थे, प्रेजेंट उनके लिए लाए जाते थे, उनको एक्सेप्ट करता था। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेज एज वेल एज द रेसलिंग बाउट्स। वहाँ पे बैठ के ही वो रेसलिंग जो थे वो भी वॉच करते थे आपस में, जब रेसलिंग का एक अलग से कंपटीशन जिसे कहा जाता है वो रखा जाता था, ठीक है। हम्पी फेल इनटू ruin फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द विजयनगर इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान्स एंड द रूलर्स ऑफ गोलकांडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदर। हम्पी का जो डाउनफॉल आया था वो 1565 में आया था, उसका डाउनफॉल। वो क्यों आया था? क्योंकि इसके ऊपर गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर और बरार या बिदर के जो राजा लोग थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने इसके ऊपर, विजयनगर के ऊपर अटैक किए और इनको, विजयनगर के राजाओं को हराया, और जिसकी वजह से हम्पी का डाउनफॉल हो गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, गेटवे ऑफ द वेस्ट, सूरत के बारे में, और फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स इन मसूलीपट्टनम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।